13 अक्टूबर सन 1307 फ्रांस में सुबह के 4 बजे थे। एक साथ हजारों सोल्जर्स को एक सीक्रेट मिशन पर भेज दिया गया। टारगेट था दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे पावरफुल प्राइवेट आर्मी, जिसके वॉल्ट में इतना सोना था कि हिस्टोरियंस कहते हैं कि आज की वैल्यू में यह सोना बिलियंस ऑफ डॉलर्स की वर्थ का है। लेकिन जब सोल्जर्स वहां पहुंचे इस प्राइवेट आर्मी के हेडक्वार्टर्स में, तब सोना गायब था। गोल्ड गॉन, डॉक्यूमेंट्स गॉन। शिप्स एक रात पहले ही सेल करके सब कुछ निकालकर जहाजों में डालकर ले जा चुकी थी। 700 साल हो चुके हैं, आज तक कोई नहीं जानता कि ये खजाना कहां गया। आपने हॉलीवुड की कई फिल्में देख रखी होंगी, खास तौर पर निकोलस केज की शोरा आफाक सीरीज नेशनल ट्रेजर आपने जरूर देखी होगी। वो नहीं देखी तो आपने डिविंची कोड देखी होगी। अगर वो भी आपने नहीं देखी तो आपने हैरिसन फोर्ड की दी इंडियाना जोन्स सीरीज तो जरूर देखी होगी। इन तमाम मूवीज के अंदर एक खजाना दिखाया जाता है, खजाने की तलाश दिखाई जाती है और इसको पिक्चराइज किया गया है। आपने इस सब को फिक्शन समझकर छोड़ दिया, लेकिन ये फिक्शन नहीं, ये हकीकत थी। आज समझते हैं कि ये कहानी जो टेक्स्ट बुक में नहीं मिलती, ये कहानी क्या है, नाइट टेम्पलर्स कौन थे और 9 साल तक प्रेजेंट डे मस्जिद अल अक्सा के नीचे ये क्या तलाश करने की कोशिश करते रहे। इस पर वेस्टर्न थ्योरीज क्या कहती हैं और इस पर इस्लामिक पर्सपेक्टिव क्या है। क्या फ्री मेसन से इनका कनेक्शन प्रूवन है या ये सिर्फ थ्योरीज हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि क्या ये ग्रुप आज भी एग्जिस्ट करता है या नहीं। लेकिन एक वार्निंग, इस वीडियो के आखिर तक जाते जाते आप फ्राइडे द 13th को उस निगाह से मजीद नहीं देख पाएंगे जिस निगाह से आज ये दुनिया देखती है और उसे मनहूस समझती है। तो शुरू करते हैं उस रात से जब सब कुछ बदल गया। कहानी क्या है, आइए समझते हैं। शुरू करते हैं उस रात से जिस रात सब कुछ बदल गया। लेकिन उससे पहले एक सवाल कि फ्राइडे द 13th को पूरी दुनिया में मनहूस क्यों समझा जाता है। इसका जवाब है उस 700 साल पहले की रात में। हिस्टोरियन मैल्कम बार्बर अपनी मशहूर किताब द ट्रायल ऑफ द टेम्पलर्स में लिखते हैं कि 12 अक्टूबर सन 1307 को किंग फिलिप IV ने पूरे फ्रांस में सील्ड एनवेलप्स भिजवाए। हर लेटर के ऊपर लिखा था सुबह के 4 बजे खोलना। कोई नहीं जानता था कि इसके अंदर क्या है, लेकिन ऑर्डर्स क्लियर थे। वक्त से पहले खोलने की कोशिश भी की तो उसकी सजा मौत है। 13 अक्टूबर सन 1307 सुबह के 4 बजे जब लेटर्स खुले तो उसके अंदर खून से लिखा हुआ एक हुक्म मिला, अरेस्ट एवरी टेम्पलर, सीज एवरीथिंग एंड शो नो मर्सी। एक साथ एक ही सुबह पूरे फ्रांस में हजारों नाइट्स को अरेस्ट कर लिया गया। हिस्टोरियन डैन जोन्स अपनी किताब द टेम्पलर्स में लिखते हैं कि यह ऑपरेशन इतना सीक्रेट था कि कोई सोल्जर खुद नहीं जानता था कि वो किसके खिलाफ जा रहा है जब तक के ऑर्डर्स नहीं खुले। पर सवाल यह है कि टारगेट कौन था। एक ऐसी ताकत जो यूरोप के तमाम बादशाहों से ज्यादा पावरफुल थी, जो पोप के डायरेक्ट अंडर थी। कोई बादशाह इन्हें ऑर्डर नहीं दे सकता था और जिनकी एस्टिमेटेड वेल्थ आज के बिलियंस ऑफ डॉलर्स के बराबर है। और रिजल्ट, हिस्ट्री का सबसे बड़ा मैन हंट शुरू हुआ और एक राज पैदा हुआ जो 700 साल में भी सॉल्व नहीं हो सका। लेकिन इस मैन हंट को समझने के लिए हमें इससे भी 200 साल पीछे तारीख में जाना पड़ेगा, यरूशलेम सन 1119 में। 12वीं सदी क्रूसेड्स का दौर था। यूरोप से क्रिश्चियन पिलग्रिम्स होली लैंड जा रहे थे, यरूशलेम, बेथलेहम, नाज़रेथ, लेकिन रास्ता साफ नहीं था। रास्ते में डाकू, कातिल, ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स पिलग्रिम्स को लूट कर मार दिया करते थे। सन 1119 में एक फ्रेंच नाइट ह्यू डी पेन्स और उसके 8 साथियों ने फैसला किया कि हम इस पिलग्रिम को प्रोटेक्ट करेंगे। उन्होंने अपना एक ग्रुप फॉर्म किया,
एक नाम रखा, एक बहुत ही लंबा नाम, पुअर फेलो सोल्जर्स ऑफ क्राइस्ट एंड ऑफ द टेम्पल ऑफ सोलोमन। ये नाम जरा ध्यान से सुने। पुअर फेलो सोल्जर्स मतलब गरीब थे और शुरू से गरीब थे। हिस्टोरियन मैल्कम बाबर कहते हैं कि ये इतने गरीब थे कि 2 नाइट्स मिलकर एक घोड़ा शेयर किया करते थे, और यही वजह है कि टेम्पलेट्स के ऑफिशियल सील के अंदर 2 नाइट्स एक घोड़े पर सवार हैं, और ये उनकी गुर्बत की निशानी थी। लेकिन 20 साल के बाद ये ऑर्गेनाइजेशन यूरोप की सबसे अमीर ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनी, ये बात मैं आपको इस वीडियो में आगे चलकर बताता हूं। लेकिन उससे पहले एक इससे भी ज्यादा शॉकिंग फैक्ट को समझते हैं जो इस पूरी कहानी की बुनियाद है। जब टेम्पलर्स ने यरूशलेम में हेडक्वार्टर्स मांगा तो यरूशलेम के बादशाह बाल्डविन II ने उन्हें एक जगह दी, लेकिन जो जगह नाइट टेम्पलर्स को दी गई ये कोई ऑर्डिनरी जगह नहीं थी, ये जगह थी टेम्पल माउंट। अब जरा समझते हैं कि अब्राहमिक रिलीजन्स के लिए इस जगह की अहमियत क्या है। इस्लाम के नजदीक यहां पर मस्जिद अल अक्सा कायम है, क़िबला अव्वल, जहां से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात आसमानों की तरफ सफर किया। यहूदियों के नजदीक ये उनके एंशिएंट टेम्पल की जगह है जिसकी बस एक दीवार कायम है जो कि वेस्टर्न वॉल कहलाती है। क्रिश्चियंस के नजदीक ये सेक्रेट लैंड है जहां पे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी गुजारी। 3 इब्राहिमिक रिलीजन्स एक ही पॉइंट, और टेम्पलर्स को यही जगह अलॉट की गई। इसी वजह से इन्हें नाइट्स ऑफ टेम्पल यानी टेम्पलर्स कहा गया। हिस्टोरियन हेलेन निकलसन, जिन्होंने किताब लिखी है द नाइट टेम्पलर अ न्यू हिस्ट्री, वो लिखती है कि टेम्पलर की यहां पर मौजूदगी सिर्फ मिलिट्री पर्पस के लिए नहीं थी, उन्होंने इस मकाम के नीचे एक्सकवेशन भी की थी। अब जरा सोचें कि 9 साल तक इस मकाम के नीचे रिसर्च होती रही, एक्सप्लोरेशन होती रही, एक्सकवेशन होती रही, तो नेचुरली सवाल बनता है कि ये क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। अब यहां पर वेस्टर्न थ्योरीज और इस्लामिक रियलिटी अलग अलग हो जाती है। पहले देखते हैं कि वेस्टर्न थ्योरीज क्या क्लेम करती हैं, और फिर देखते हैं कि इस्लामिक पर्सपेक्टिव आपको और मुझे इसके बारे में क्या सिखाता है। कई वेस्टर्न हिस्टोरियंस और स्पेशली टेम्पलर रिलेटेड थ्योरिस्ट क्लेम करते हैं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम नाउजुबिल्लाह वो अपने तख्त के नीचे सीक्रेट नॉलेज और खजाना छुपाया करते थे, और टेम्पलर ने 9 साल की खुदाई के बाद उस सीक्रेट खजाने को, उस नॉलेज को ढूंढ निकाला। इस थ्योरी को डैन ब्राउन की दा विंची कोड ने और हिस्ट्री चैनल की डॉक्यूमेंट्रीज ने बहुत पॉपुलराइज किया। लेकिन अब सुने कि इस्लामिक पर्सपेक्टिव इसके बारे में क्या है। पहली बात यह कि कुरान मजीद में कहीं जिक्र नहीं आया कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम नाउजुबिल्लाह कोई चीज अपने तख्त के नीचे छुपाया करते थे। दूसरी बात जो ज्यादा अहम है, सूरह अल बकरा आयत नंबर 102 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम यह है कि और ये सुलेमान अलैहिस्सलाम के अहद हुकूमत में इस जादू के पीछे पड़ गए जो शयातीन पढ़ा करते थे, और सुलेमान ने कुफ्र ना किया बल्कि शैतान काफिर हुए जो लोगों को जादू सिखाते थे। मतलब कुरान खुलकर कह रहा है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कोई जादू नहीं किया, कोई सीक्रेट नहीं था जो छुपाया गया तख्त के नीचे, बल्कि तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक शयातीन ने जादू की किताबें लिखी और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त के नीचे छुपाई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जब पता चला कि शयातीन लोगों को कहते हैं कि हमें इल्मे गैब है, तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो भी ये कहे कि शयातीन इल्मे गैब जानते हैं उसका सर कलम कर दूंगा। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ तो शयातीन ने बनी इसराइल से कहा कि तुम्हें एक खजाना दिखाएं जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। उन्होंने कहा हाँ। शयातीन ने उनसे कहा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त के नीचे खोदो। जब उन्होंने खोदा तो उन्हें जादू की किताबें मिली। शयातीन ने कहा कि देखो अब तुम्हें समझ में आया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम नाउजुबिल्लाह जादू से इंसान, जिन और परिंदों पर हुकूमत करते थे,
और यहां से ये झूठ फैलाया गया कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम नाउजुबिल्लाह जादूगर थे, जबकि कुरान कहता है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुफ्र नहीं किया बल्कि शयातीन ने कुफ्र किया। तो अब आपको ये समझ में आता है कि वेस्टर्न टेम्पलर थ्योरिस्ट कहते हैं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सीक्रेट्स छुपाए, जबकि इस्लाम कहता है कि ये झूठ है, ये बहतान है, और शयातीन ने जादू की किताबें छुपाई और फॉल्सली एट्रीब्यूट की हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ। अब टेम्पलर्स ने 9 साल टेम्पल माउंट के नीचे खुदाई की। क्या उन्हें कुछ मिला? हिस्टोरियंस के पास डेफिनेटिव प्रूफ नहीं है, लेकिन एक बात तो क्लियर है, जब ये 9 साल के बाद टेम्पल माउंट से निकले तब ये बिल्कुल और कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुके थे। इमेजिन करें, जिनके नाम से गुर्बत टपकती हो, गरीबी जिनके नाम में शामिल हो, वो 20 साल में यूरोप के सबसे अमीर फोर्स बन गए। कैसे? अब बात करते हैं इनकी इस इमारत के पीछे की कहानी क्या है, और ये समझते हैं कि 900 साल पहले इन्होंने इंटरनेशनल बैंकिंग का ये सिस्टम कैसे बनाया। अब आता है वो पार्ट जो सबसे ज्यादा अहम है। टेम्पलर सिर्फ सोल्जर नहीं थे, ये दुनिया के सबसे पहला इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम था। पर इनका सिस्टम काम कैसे करता था, पहले ये समझते हैं। स्टेप 1, आप यूरोप में रहते हैं, आप यूरोप में किसी भी टेम्पलर कमांड्री के अंदर गए, वहां पर आपने स्टेप 2 अपना पैसा जमा कराया। स्टेप 3, उन्होंने आपको एक कोडेड रिसीट दी, इनक्रिप्टेड डॉक्यूमेंट। स्टेप 4, आप होली लैंड पहुंचे, यरूशलेम, एकर, जो भी टेम्पलर की लोकेशन वहां पर मौजूद थी, आप उनके पास गए। और स्टेप 5, वो रसीद दिखाई, अपना पैसा आपको वापस मिल गया। अब यहां पर जीरो रिस्क ऑफ रॉबरी है, जीरो चांस ऑफ लूटिंग है, और तमाम रास्ता आपके लिए सेफ है। यानी ये एटीएम का कॉन्सेप्ट 900 साल पहले ये इंट्रोड्यूस करते हैं, ये लेकर आते हैं। हिस्टोरियन हेलन निकलसन कहती है कि टेम्पलर ने इंटरेस्ट भी चार्ज किया, लेकिन डायरेक्टली नहीं किया क्योंकि चर्च के अंडर थे तो इंटरेस्ट हराम समझा जाता है। लेकिन सर्विस चार्जेस और डोनेशन के नाम पर बैंकिंग का फुल सिस्टम चलाना शुरू कर दिया, और उसका रिजल्ट 20 साल में टेम्पलर के पास कितना पैसा आ गया। सोना जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू तो कोई नहीं जानता, लेकिन मैसिव अमाउंट्स आ गई। कैसल्स उनके पास इतने आ गए कि उस जमाने में यूरोप के अंदर 870 प्रॉपर्टीज, किले इनके थे, अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियन बाबर। और इनकी आर्मी अप्रोक्सीमेटली 15,000 से 20,000 फौजियों पर मुश्तमिल थी। इनके पास समंदर का अपना फ्लीट मौजूद था, अपना एक सिस्टम मौजूद था, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, टेम्पलर्स डायरेक्टली पोप के अंडर थे। कोई बादशाह इन्हें ऑर्डर्स नहीं दे सकता था। अकॉर्डिंग टू पैपल बुल ओमनी डेटम ऑप्टिमम, जो कि 1139 में लिखी गई थी, पोप इनोसेंट 2 ने टेम्पलर्स को तमाम लोकल अथॉरिटीज से आजाद कर दिया। जरा सोचिए, एक प्राइवेट आर्मी जिसे कोई लोकल गवर्नमेंट कंट्रोल ना करती हो, जिसके पास अपना बैंकिंग का सिस्टम हो, अपनी नेवी हो, अपने कैसल्स हो। अब जरा सोचें कि उस दौर के बादशाहों को कैसा लगता होगा। फ्रांस सन 1306, किंग फिलिप 4, जिसको फिलिप द फेयर भी कहते हैं, लेकिन फेयर शायद वो सिर्फ नाम की या शक्ल की हद तक था, कामों में और इंटेंशन में फेयर नहीं था। हिस्टोरियन मैल्कम बाबर के मुताबिक फिलिप 4 हेविली इन डेट था, बहुत ज्यादा कर्जा चढ़ा हुआ था। इंग्लैंड के साथ रेगुलर बेसिस पे उसकी जंगें रहती थी, फ्लेमिश रिबेलियन को डील किया था, लेकिन ट्रेजरी खाली, खजाना खाली, और खजाना जब खाली था उसके ऊपर कर्जा भी चढ़ा हुआ था। और ये कर्जा किसका था जो उसने अदा करना था? ये कर्जा था नाइट टेम्पलर्स का। अब सिचुएशन समझें, आप बादशाह हैं, आपके पास पैसा नहीं है, आपका खजाना खाली है, आपका क्रेडिटर जिसके पास दुनिया का पैसा मौजूद है, उसके पास पैसा तो बहुत है, लेकिन उसके पास अपनी एक प्राइवेट आर्मी है, उसके अपने 870 किले हैं, और वो आपकी बात भी नहीं सुनता क्योंकि वो पोप के अंडर आता है। तब आप क्या करेंगे? किंग फिलिप ने सोचा कि अगर मैं कर्जा वापस नहीं कर सकता
तो ये कर्ज खत्म तो कर सकता हूं, और कर्ज खत्म करने का तरीका जो उसने ढूंढा कि मैं अपने क्रेडिटर को ही खत्म कर देता हूं। लेकिन ओपनली अटैक करना इम्पॉसिबल था, क्योंकि टेम्पलर्स के पास ट्रेन्ड वॉरियर्स थे, पब्लिक में रिस्पेक्ट थी, चर्च की बैकिंग, चर्च की प्रोटेक्शन थी। तो फिलिप ने क्या किया? फिलिप ने हिस्ट्री का सबसे कनिंग प्लान बनाया। उसने पोप क्लेमेंट V को प्रेशर किया, और वो वैसे भी फिलिप का एक पपेट था फ्रेंच पॉलिटिक्स की वजह से। और फिर उसने सीक्रेट एक्यूजेशंस प्रिपेयर करना शुरू किए कि नाइट टेम्पलर्स कुफ्र करते हैं, आइडल वर्शिप करते हैं, क्राइस्ट को डिनाई करते हैं, सीक्रेट सैटेनिक रिचुअल्स करते हैं, स्पिटिंग ऑन द क्रॉस करते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू बाबर, इनमें से ज्यादातर चार्जेस प्योर फैब्रिकेशन थे, टॉर्चर के जरिए कन्फेशंस लिए गए। फ्राइडे 13 अक्टूबर सन 1307 को ऑपरेशन एग्जीक्यूट हुआ, और उस दिन की वजह से आज तक फ्राइडे द 13th को मनहूस समझा जाता है। जब सोल्जर्स ने टेम्पलर्स को अरेस्ट किया, तब टॉर्चर का सिलसिला शुरू हुआ। हिस्टोरियन शॉन मार्टिन ने अपनी किताब लिखी द नाइट्स टेम्पलर, और इस किताब में उन्होंने लिखा कि नाइट टेम्पलर्स के हाथ बांधे गए, उन्हें उल्टा लटकाया गया, उनके पैरों के तलवे जलाए गए, नाखून निकाले गए, हड्डियां तोड़ी गई, और अंडर टॉर्चर बहुत सो ने अपने कन्फेशंस दे दिए। लेकिन ये कन्फेशंस रियल थे या नहीं? बाबर अपनी किताब में लिखते हैं कि बहुत से नाइट्स ने बाद में अपने कन्फेशंस वापस ले लिए जब पब्लिक ट्रायल शुरू हुआ, लेकिन शायद तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने कहा कि हमने जुल्म के अंडर झूठ बोला है सिर्फ इसलिए कि हम टॉर्चर से बच सकें, हमने ये सब कुछ नहीं किया है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सन 1312 में काउंसिल ऑफ वियन में पोप क्लेमेंट V ने ऑफिशियली नाइट टेम्पलर के ऑर्डर को डिसॉल्व कर दिया, और सन 1314 आया, तब लास्ट ग्रैंड मास्टर जैक्विस डे मोले और टेम्पलर लीडर जेफरी डे शार्ने को जिंदा जलाया गया। अकॉर्डिंग टू कंटेम्पररी क्रॉनिकल्स, जब आग लगी तब जैक्विस डे मोले ने बोला कि रब जानता है कि कौन सच है और किसने गुनाह किया है, लेकिन बहुत जल्द एक अजाब आएगा, एक ऐसा अजाब आएगा जिससे मौत का सिलसिला रुक नहीं पाएगा। और फिर कोइंसिडेंस क्या हुआ कि पोप क्लेमेंट V उसी साल मर गया, और उसके बाद किंग फिलिप IV 7 महीने के अंदर शिकार खेल रहा था, घोड़े से गिरा, मर गया। ये कोइंसिडेंस था, ये कर्स था, इसके बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन हिस्ट्री जवाब ये देती है कि इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इस पूरी कहानी में मौजूद हैं, और सबसे इंटरेस्टिंग और अनसॉल्व मिस्ट्री अभी भी बाकी है। अब आता है इस पूरी मिस्ट्री का सबसे अनसॉल्व पीस, और वो पीस ये है कि जिस रात 13 अक्टूबर सन 1307 को सोल्जर्स एंटर करते हैं नाइट टेम्पलर्स के हेडक्वार्टर में, तब सब कुछ खाली था, सोना जा चुका था, डॉक्यूमेंट्स मौजूद नहीं थे, कोई रेलिक्स मौजूद नहीं थे। रातों रात ला रोशेल पोर्ट से सब कुछ बहरी जहाजों के जरिए कहीं मुंतकिल कर दिया गया था। लेकिन ये पॉसिबल कैसे? इतना टॉप सीक्रेट मिशन क्या पहले से ही एक्सपोज हो चुका था? लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि ये सब कुछ गया कहां? हिस्टोरियन डैन जोन्स कहते हैं कि ये दुनिया की सबसे बड़ी अनसॉल्व मिस्ट्री है कि ये गए कहां, और इसके हवाले से 4 थ्योरीज दुनिया में मौजूद हैं। पहली थ्योरी ये कहती है कि ये स्कॉटलैंड चले गए। स्कॉटलैंड में किंग रॉबर्ट द ब्रूस ने इन्हें पनाह दी। वो वैसे भी चर्च के साथ एक्सकम्युनिकेटेड था, और उसने इन नाइट टेम्पलर्स को वहां पर रिफ्यूज प्रोवाइड किया। दूसरी थ्योरी वो कहती है कि ये पोर्चुगल चले गए। पोर्चुगल में किंग डेनिस मौजूद था, और उसने नाइट टेम्पलर्स को ऑर्डर ऑफ द क्राइस्ट के नाम से एक नया नाम दिया। और तारीख में आता है कि वास्को डे गामा और क्रिस्टोफर कोलंबस भी ऑर्डर ऑफ क्राइस्ट से ताल्लुक रखते थे। तीसरी थ्योरी कहती है, जिस थ्योरी को हिस्ट्री चैनल ने बहुत प्रमोट किया, कि ये कनाडा चले गए, और कनाडा में ओक आइलैंड मौजूद है, और 200 साल से वहां पर किसी खजाने की तलाश जारी है। शायद ये सब कनाडा में मौजूद हैं। और चौथी थ्योरी, जो मुझे लगता है किसी हद तक ज्यादा प्लॉजिबल है,
वो थ्योरी कहती है कि ये स्विट्जरलैंड चले गए क्योंकि हिस्टोरियंस कहते हैं कि स्विट्जरलैंड उसी दौर में आगाज कर रहा था, इंडिपेंडेंस की लड़ाई लड़ रहा था और 1291 में आज़ादी हासिल कर रहा था। जब 1291 में आज़ादी हासिल करता है, टेम्पलर्स की सप्रेशन होती है। 1307 में ये मामलात बढ़ते हैं। 1312 आते आते नाइट टेम्पलर्स को डिसॉल्व कर देते हैं। 1314 में आखिरी ग्रैंड मास्टर को भी जला दिया जाता है। सो द एंड ऑफ नाइट टेम्पलर्स इज द बिगिनिंग ऑफ द बैंकिंग सेक्टर ऑफ स्विट्जरलैंड। ये एक प्लॉजिबल रीजन है, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा हुआ है ये कोई नहीं जानता। और 700 साल से दुनिया उस खजाने को ढूंढने की कोशिश कर रही है जो कोई नहीं जानता कि आज कहां है। अब कहानी में एक और इंपॉर्टेंट एलिमेंट है और वो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि नाइट टेम्पलर्स खत्म हो गए 1312 में। 1314 में आखिरी ग्रैंड मास्टर को भी जला दिया गया। लेकिन इनके बीच में और दुनिया में बाद में आने वाली तहरीक यानी फ्रीमेसन्स के बीच में बहुत बड़ा फर्क है। 300 साल का फर्क है। कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद नहीं है जो प्रूव करती हो कि नाइट टेम्पलर्स कन्वर्ट करते हैं फ्रीमेसन्स के अंदर, क्योंकि फ्रीमेसन्स का अपना एक आगाज है। ये पत्थर काटने वाले कारीगरों से शुरू हुई थी और 16वीं और 17वीं सदी के अंदर यूरोप में क्राफ्टमैन के गिल्ड बने और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता इंटेलेक्चुअल ब्रदरहुड में कन्वर्ट कर गए। तो 300 साल का फर्क मौजूद है, लेकिन यहां पर कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं जो आपके लिए समझनी जरूरी है। नाइट टेम्पलर्स और फ्री मेसन्स के बीच में जहां इतना बड़ा डिफरेंस है, 300 साल का फर्क है, तो वहां पर बहुत सी सिमिलैरिटीज भी मौजूद हैं। और ये सिमिलैरिटीज उनके बिलीफ सिस्टम को लेकर हैं, सेटनिक रिचुअल से रिलेटेड हैं, ब्रदरहुड से रिलेटेड हैं और हिडन सीक्रेट से रिलेटेड हैं। अब ये फ्री मेसन्स की कहानी क्या है, ये कहानी अभी बाकी है।